हमने पहले से ही एक वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना देख रखी है और वैद्युत अपघटन का एक अनुप्रयोग धातुओं का शुद्धिकरण यानी कि प्योरिफिकेशन भी होता है। तो मान लीजिए कि यदि एक इलेक्ट्रोड तांबे का बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां हैं और वैद्युत अपघटन के बाद तांबा दूसरे इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है और अशुद्धियां विलयन यानी कि सॉल्यूशन में चली जाती हैं और हमें शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह की संरचना का उपयोग किया जाता है तो कितनी मात्रा में तांबा इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। और 1830 के दशक में माइकल फैराडे के मन में भी ऐसा ही सवाल था और फैराडे ने इलेक्ट्रोड पर तांबे की कितनी मात्रा जमा होती है इसकी गणना करने का एक तरीका खोजा, जिसे हम फैराडे का वैद्युत अपघटन का पहला नियम कहते हैं। तो चलिए अब हम इस संबंध को समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली यह है कि यह जमा हुआ भार या जिसे हम निक्षेपित भार भी कह सकते हैं, यह असल में इस इलेक्ट्रोड से गुजरने वाले आवेश के समानुपाती होता है। और यदि आप इस परिपथ को देखें तो आप इस आवेश के स्थान पर धारा यानी कि करंट के संदर्भ में भी सोच सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भार या निक्षेपण की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ डिपोजिशन धारा यानी कि I गुणा T यानी कि समय के समानुपाती होगी। और हम इसे इस रूप में इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि धारा बराबर आवेश बटा इकाई समय होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भार या निक्षेपण की मात्रा धारा गुणा समय के समानुपाती होती है और यहाँ पर T समय तक यह धारा इलेक्ट्रोड से होकर गुजर रही होती है। अब हम यह अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटा सकते हैं और यहाँ पर W बराबर कोई स्थिरांक Z गुणा I गुणा T ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है और यदि हम इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इस Z को हम W बट्टा I गुणा T के रूप में लिख सकते हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर धारा के पदों में न लिखकर इसे हम आवेश के रूप में लिख सकते हैं यानी W बट्टा Q लिख सकते हैं। यदि हम Z की इकाई यानी मात्रक के बारे में बात करें तो वह किलोग्राम प्रति कूलाम होगी यानी कि द्रव्यमान प्रति आवेश होगी। तो इस Z के बारे में सोचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि यह हमें बता रहा है कि कितना पदार्थ यहाँ पर निक्षेपित हो जाता है जब उसमें से आवेश Q प्रवाहित किया जाता है। आइए मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो यह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या Z हमें निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बारे में बताएगा जब 1 कूलाम आवेश इस इलेक्ट्रोड में से गुजर रहा हो। तो अगर हमें यहाँ पर यह Z का मान, I का मान और T का मान पता हो तो इन तीनों मानों का उपयोग करके हम यहाँ पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि Z की गणना हम प्रयोगों से करते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हम Z को किन्हीं ऐसी राशियों के पदों में लिख सकते हैं जिनका मान हमें दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए पता हो। और अगर हम Z का मान पता कर लेते हैं तो हमारा जीवन काफी सरल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पर धारा और कितने समय के लिए यह धारा प्रवाहित हो रही है इनके मान रखकर यहाँ पर पदार्थ की जो मात्रा निक्षेपित है उसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस Z को लिखने का एक तरीका ढूंढते हैं और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में बात करने से पहले चलिए हम उस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं जहां पर यह निक्षेपण हो रहा है। चलिए यहां पर एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सिल्वर आयन यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल सिल्वर दे देते हैं। अब हम यह भी जानते हैं कि सिल्वर का मोलर द्रव्यमान 108 ग्राम प्रति मोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रत्येक मोल के लिए यहाँ पर 1 मोल सिल्वर निक्षेपित हो जाता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रत्येक मोल के लिए यहाँ पर 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो जाता है। अब क्या होगा अगर यहाँ पर निक्षेपित धातु के रूप में कॉपर हो। तो देखिए कॉपर की स्थिति में कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रोड पर कॉपर के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 1 मोल कॉपर मिलता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर का मोलर द्रव्यमान 63.5 ग्राम प्रति मोल होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें 63.5 ग्राम कॉपर मिलता है और यह इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है। अब चलिए एल्यूमिनियम के रूप में हम अंतिम उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
इलेक्ट्रोड पर एल्यूमिनियम के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 मोल एल्यूमिनियम मिलता है जो कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है। और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान 27 ग्राम प्रति मोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम या 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलता है। अब अगर इन सभी स्थितियों में हम यह पता लगाना चाहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना निक्षेपण होगा, तो यह ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर निक्षेपित भार में इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या का भाग लगा सकते हैं। तो इस स्थिति में देखिए, निक्षेपित भार प्रति मोल इलेक्ट्रॉन होगा 108/1 और यहाँ पर चूंकि 63.5 ग्राम यह निक्षेपित भार है 2 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो यहाँ पर देखिए निक्षेपित भार प्रति मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यह होगा 63.5/2। अब हम यह प्रवृत्ति तो देख ही चुके हैं, तो इस स्थिति में निक्षेपित भार प्रति मोल इलेक्ट्रॉन होगा 27/3। तो अगर इस चीज को हम व्यापक रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए निक्षेपित भार ग्राम में प्रति मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो वह देखिए क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान, और यह ग्राम प्रति मोल में है और इसमें हम n का भाग लगा देंगे, जहां पर n इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आइए इन 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं और मान लीजिए कि हम यहाँ पर इन 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आवेश लिख सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, और वह भी कूलाम में। देखिए कुछ इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा अवोगाद्रो संख्या। अब क्योंकि ये मान तो हमें पता है तो चलिए रख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, गुणा यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। तो इन्हें हल करने पर हमें मिलेगा 96,472 कूलाम, और इसे अगर हम सन्निकटन करके लिखें तो लगभग यह हम 96,500 कूलाम के बराबर मान सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 जानकारियां आ गई हैं। हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए जो निक्षेपित भार ग्राम में है वह पता चल गया है, और साथ ही साथ हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश भी पता चल चुका है। अब अगर हम हमारे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि यह W/Q के रूप में होता है। अब आइए इन दोनों जानकारियों का उपयोग करते हुए हम Z को व्यक्त करने का एक आसान तरीका देखते हैं। तो हम जानते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का जो निक्षेपित भार है वह होता है Z यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक गुणा धारा गुणा जिस समय तक धारा प्रवाहित हो रही है वह समय। हमने यह भी देखा था कि जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह भार प्रति आवेश के रूप में होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि किलोग्राम या ग्राम प्रति कूलाम। अब यहां से Z का मान रखकर हम इस समीकरण को सरल कर सकते हैं। तो देखिए Z W/Q के रूप में होता है, तो W तो है M/N और हमें यहाँ पर Q से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने की बजाय हम यहाँ पर गुणा करके 1/Q लिख लेते हैं, और Q है 96,500 कूलाम। तो यह हमने लिख लिया है गुणा I गुणा T। तो यह पदार्थ का निक्षेपित भार आ गया है, और क्योंकि यहाँ पर जो भार था वह ग्राम में था तो यह निक्षेपित भार भी ग्राम में आएगा। तो यह वह संबंध आ गया है जो फैराडे के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस संबंध का उपयोग करके हम ग्राम में पदार्थ का निक्षेपित भार ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए हमें मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोल की संख्या के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होने वाली धारा पता होनी चाहिए, और वह धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है यह भी पता होना चाहिए। और सामान्य रूप से यह धारा तो एम्पियर में दी जाती है और यह समय सेकंड में दिया जाता है। तो अगर हमें यहाँ पर ये सारे मान पता हैं तो हम पदार्थ का निक्षेपित भार ग्राम में पता लगा सकते हैं, और यह रूप ही फैराडे के प्रथम नियम का मात्रात्मक रूप कहलाता है। और ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का निक्षेपण नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वहां पर गैसों का निर्माण हो रहा होगा। तो क्या उस स्थिति में भी इस संबंध के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कितनी गैस का निर्माण हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसा कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो अगर हम इस m को बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो बाएं पक्ष में हमारे पास W/M आ जाएगा, और बचे हुए सारे मान यहाँ पर दाएं पक्ष में हैं। तो अगर हम यह वाला मान याद कर लेते हैं तो यह जो W/M है यानी भार बट्टा जो मोलर द्रव्यमान है, यह असल में मोलों की संख्या ही होती है। तो अगर हम यहाँ पर ये मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रोड पर निर्मित गैस के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि मानक ताप और दाब परिस्थितियों में 1 मोल गैस
22.4 लीटर आयतन घेरती है। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि म्यू मोल गैस, जहां पर म्यू का मान हमने इस गणना से प्राप्त किया है, तो म्यू मोल गैस अगर वी लीटर का आयतन घेरती है तो म्यू का मान तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वी ज्ञात करने के लिए हम यहां पर वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमें गैस का आयतन मिल जाएगा जो कि दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। और यह ज्ञात करने के लिए हमने उसी व्यंजक का उपयोग किया है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे।